नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वह राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उसके राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ भाई, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसके क्या क्या अधिकार है, क्या क्या उसकी शक्तियां हैं और क्या क्या उसके कार्य है, वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले जो भारत के राष्ट्रपति का जो अधिकार है या कार्य है वो क्या है, यानी नियुक्तियां संबंधी अधिकार भाई। जो भारत का राष्ट्रपति है वो किन किन व्यक्तियों की नियुक्तियां करा सकता है या फिर उनको शपथ दिला सकता है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। पहला क्या है भाई, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है ना। यानी कि जो प्रधानमंत्री है भारत का उसको शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति दिलाता है भाई। और जो प्रधानमंत्री की सलाह पर उसके जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद है या मंत्री परिषद है उनकी नियुक्ति, यानी कि जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति उसकी सलाह के द्वारा जो भिन्न भिन्न मंत्रियों को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है या उनकी नियुक्ति करता है भाई, ठीक है। तीसरा क्या है, जो भारत का राष्ट्रपति है वो जो अपने हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन कराता है, भारत का राष्ट्रपति ही कराता है, ठीक है। यानी कि जो सीजीआई है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति कौन कराता है, भारत का राष्ट्रपति ही करवाता है भाई, ठीक है। उसके बाद जो राज्यपाल है और उपराज्यपाल है, यानी कि उपराज्यपाल कहाँ पे होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं भाई। यानी कि जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है भाई, ठीक है। उसके बाद जो अपनी यूपीएससी है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि भारतीय यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि क्या है, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके जो अध्यक्ष है और जो उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है भाई, ठीक है। यानी कि जो चुनाव आयोग, जो अपना जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त, जो अन्य आयुक्त है उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। यानी कि जो भारत का चुनाव आयोग है उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है भाई, ठीक है। उसके बाद जो भारत का वित्त आयोग है, यानी कि भारत का वित्तीय आयोग, जो वित्त आयोग है, ठीक है ना, जो भारत का वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष जो पिछड़ा वर्ग है, वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष, और जो नियंत्रण और माल लेखा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है भाई, ठीक है। तो ये था भाई नियुक्ति संबंधी अधिकार, जो भारत का राष्ट्रपति है वो किन किन की नियुक्ति कर सकता है भाई, ठीक है। और जो भारत का महान्यायवादी है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति ही करता है। जो महान्यायवादी है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है भाई, ठीक है। उसके बाद भाई जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें क्या है, विधायी शक्ति, विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां का मतलब क्या है, विधि क्या होता है, कानून, ठीक है, क्या होता है, कानून होता है, यानी कि जो अपना संसद, ठीक है ना, यानी कि संसद से रिलेटेड उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं भाई, ठीक है।
तो सबसे पहले जो संसद का जो सत्र होता है, सत्र को आहूत कराना भाई, आहूत कराना। यानी कि देखो संसद के 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। जो इन तीनों सत्रों को बुलाता कौन है? और भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। यानी कि आहूत करना का मतलब क्या होता है? बुलाना भाई, ठीक है। और जो संसद के सत्र हैं, सत्र को वसा वहन करना। वसा वहन का मतलब क्या है? उसको नियंत्रण करना, उसको बनाए रखना, यानी उसको चालू रखना। उसका भी कार्य किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का होता है। उसके बाद क्या है? संसद को भंग करना। संसद को भंग करना, यह भी काम किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का होता है। संसद को भंग करने का मतलब क्या होता है? जैसे वर्तमान में अभी जो सरकार है, जब इसकी 5 साल पूरी हो जाएगी, जब इसकी 5 साल पूरी हो जाएगी यानी कि 1924 में, तब भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? उस संसद को, जैसे 13वीं 14वीं 15वीं संसद जो है, उसको क्या कर देता है? भंग कर देता है। और भंग करने के बाद क्या होता है? यानी कि अगली सरकार के लिए क्या होता है? चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। यानी कि जब चुनाव आयोग अगले चुनाव की क्या कर देगा? घोषणा कर देगा। तो घोषणा होने के साथ ही जो भारत का राष्ट्रपति है वो उस संसद को क्या कर देता है? भंग कर देता है। और भंग करने के बाद यानी कि सारी शक्तियां किसके पास आ जाती है? राष्ट्रपति के पास आ जाती है। और अगली संसद के चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती है भाई। क्या हो जाती है? यानी कि तैयारियां शुरू हो जाती है। तो ये थी भाई विधायी संबंधी शक्तियां भाई, ठीक है, जो राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी शक्ति है वो क्या होती है? मनोनीत करने की शक्ति। यानी कि मनोनीत करने की शक्तियां भाई, मनोनीत करने की शक्तियां। मनोनीत करने की शक्तियां क्या है? जो भारत का राष्ट्रपति है और राज्यसभा, जो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है भाई, ठीक है। लेकिन जो ये 12 व्यक्ति है, ये मतलब ख्याति प्राप्त हो, यानी कि प्रसिद्ध होने चाहिए, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, खेल हो, यानी कि किसी भी क्षेत्र में क्या हो? विख्यात हो। तो राष्ट्रपति क्या करता है? उनको मनोनीत करके किस में भेज देता है? राज्यसभा में भेज सकता है। और उसको कम से कम कितने व्यक्ति, यानी कि 12 व्यक्तियों को किस में भेज सकता है? यानी कि राज्यसभा में भेज सकता है। देखो 2 चीज होती है, एक इलेक्टेड होता है, एक क्या होता है? यानी कि एक तो इलेक्टेड होता है जो चुन के आता है, यानी कि क्या होता है? चुन के आता है जनता द्वारा या फिर जो सांसदों द्वारा जो संसद में जाता है। अरे क्या होता है? मनोनीत होता है। मनोनीत क्या होता है? उसको इलेक्शन नहीं होता, उसको डायरेक्ट राज्यसभा में भेज दिया जाता है भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटेड। यानी कि एक इलेक्टेड होता है, एक नॉमिनेटेड होता है। जो इलेक्टेड होता है वो चुन के आता है, जो नॉमिनेटेड होता है उसको क्या होता है? मनोनीत कर दिया जाता है भाई, ठीक है। और जो भारत का राष्ट्रपति है और जो लोकसभा है, यानी कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को भी क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? जैसे कि 1947 से पहले भारत पे अंग्रेजों का राज था, लेकिन 1947 में सारे के सारे अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे। फिर भी कोई अंग्रेज या अंग्रेजों का परिवार यदि भारत में रह गया हो और वो यहीं बस चुका हो, तो जो भारत का राष्ट्रपति को जैसा अच्छा लगे उसके अनुसार वो किसी भी 2 एंग्लो इंडियन यानी कि अंग्रेजी मूल के भारतीय को किस में कर सकता है? नॉमिनेटेड कर सकता है संसद में, यानी कि लोकसभा में नॉमिनेटेड कर सकता है भाई, ठीक है। उसके बाद जो अधिकार है वो है अध्यादेश लाने का अधिकार भाई, यानी कि अध्यादेश लाने का अधिकार है। अध्यादेश लाने का अधिकार। अध्यादेश का मतलब क्या है? जब, यानी कि जब संसद का यानी कि जो सत्र होता है, जो संसद के सत्र होते हैं, मान लो कोई राष्ट्रपति को ऐसा लगे भाई किसी विषय पे क्या बनाना है? कानून बनाना है, लेकिन उस समय संसद का कोई भी सत्र चला नहीं हुआ,
यानी कि जो संसद का सत्र है, यानी कि यानी कि जो मानसून सत्र है या फिर शीतकालीन सत्र है या ग्रीष्मकालीन सत्र है, इनमें से कोई सा भी सत्र चला नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रपति को लग रहा है भाई इस पे कानून बनाना बहुत ही जरूरी है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश ला सकता है, और अध्यादेश लाके उस विषय पे क्या कर सकता है, कानून बना सकता है भाई। एक ताजा एग्जांपल क्या है, जो भारत के 3 कृषि कानून हैं उन पर जो कानून बनाया मोदी सरकार ने, वो अध्यादेश लाके ही बनाया गया है, क्योंकि जिस समय इस पे कानून बनाया, 3 कृषि कानून बिल बनाए हैं, उस समय क्या था, कोरोना की वजह से संसद का कोई भी सत्र चला हुआ नहीं था, तो उसमें क्या किया उन्होंने, राष्ट्रपति से मंजूरी लेके राष्ट्रपति से ने अध्यादेश लाया, और अध्यादेश लाके ही जो 3 कृषि कानूनों को पास करवा दिया गया था भाई, ठीक है ना। लेकिन जब वो अध्यादेश लाया गया और कानून बनाया गया, कानून बनाने के बाद जब सत्र चालू होता है तो जो अध्यादेश है लगभग 6 सप्ताह तक लागू रहता है, यानी कि सत्र चालू होने के, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको अध्यादेश द्वारा जो बनाए गए कानून को लोकसभा से पारित करवाना जरूरी होता है भाई, ठीक है। और अध्यादेश जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ और सिर्फ जो अपनी जो केंद्रीय सूची और या सीमावर्ती सूची उन पे ला सकता है, राज्य सूची पे वो कभी भी, यानी कि राज्य सूची के जो विषय है उस पे कभी भी अध्यादेश ला नहीं सकता भाई, ठीक है। यानी कि जो केंद्र का विषय पे ही अध्यादेश लाके कानून बनाया जा सकता है, राज्य विषय पे कभी भी कानून नहीं बनाया जा सकता अध्यादेश लाकर। और जो अध्यादेश है इसका उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है, 1, 2, 3, यानी कि अनुच्छेद 123 में है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अध्यादेश का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 123 में है भाई, ठीक है। किस में है, अनुच्छेद 123 में है भाई। उसके बाद जो राष्ट्रपति की और अधिकार क्या है, यानी कि न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति का मतलब क्या है, जो राष्ट्रपति है किसी भी विषय पर, यानी कि राष्ट्रपति एक किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है, यानी कि न्यायिक सलाह ले सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट उसको जो सलाह देता है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद में अक्षमा शक्ति, यानी कि अक्षमा शक्ति, यानी कि किसी भी भारतीय नागरिक को जब सजा होती है तो सबसे पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा सुनाती है, फिर वो यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, और सुप्रीम कोर्ट में सजा सुनाने के बाद तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बच जाता है। वो रास्ता है, यदि वो अपनी सजा को कम करवाने के लिए, सजा अक्षमा करवाने के लिए राष्ट्रपति के पास क्या भेजता है, याचिका भेजता है। और राष्ट्रपति का ये अधिकार होता है, ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास कि वो किसी भी व्यक्ति की सजा को अक्षमा कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की सजा को वो कम कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की सजा को वो क्या कर सकता है, यानी कि लघुकरण कर सकता है, या किसी भी व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है। निलंबित का मतलब कि आगे तक खिसका सकता है। मान लो किसी व्यक्ति को 23 मार्च को सजा होनी थी तो उसको आगे तक, यानी 23 मार्च 2021 को सजा होनी थी तो 24-25 तक खिसका सकता है भाई। तो ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि वो किसी व्यक्ति की सजा को अक्षमा भी कर सकता है और किसी व्यक्ति की सजा को लघु यानी कि कम भी कर सकता है। हाँ, लेकिन यदि किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति के पास याचिका डाली जाती है अक्षमा के लिए और वो याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दी जाती है तो दोबारा वो याचिका नहीं डाल सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक बार याचिका डाल सकता है, और राष्ट्रपति ने यदि उसकी याचिका को खारिज कर दिया तो दोबारा याचिका नहीं डाल सकता है भाई। उसके बाद है भाई सेना शक्ति। सेना की शक्ति, जो राष्ट्रपति होता है, जो भारत की जो सेना है, भारत की सेना कैसे, जैसे इंडियन आर्मी है, ठीक है ना, इंडियन आर्मी है भाई, ठीक है ना, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इन तीनों का क्या होता है, प्रधान सेनापति होता है। क्या होता है, प्रधान सेनापति, यानी कि जो इंडियन की जो फोर्स है, इंडिया की फोर्स है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये तीनों की तीनों सेनाएं किसके अंडर में काम करती है, राष्ट्रपति के अंडर में काम करती है भाई, ठीक है ना। यानी कि तीनों का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है भाई।
और जो युद्ध संबंधी जो घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, ना कि प्रधानमंत्री के पास होता है। और जो राष्ट्रपति ही युद्ध की घोषणा कर सकता है और यह राष्ट्रपति ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर सकता है, यानी कि जो राष्ट्रपति के पास ही शांति बनाए रखने की क्या होती है, अधिकार होता है भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपातकालीन शक्तियां भाई। क्या है, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां का मतलब क्या है, इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी भाई। ठीक है, जो भी है इमरजेंसी, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि जब भारत पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है तो राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार होते हैं, विशेष शक्तियां होती है, जिसके तहत तो वो सारी की सारी पावर किसके पास ले सकता है, अपने पास ले सकता है। जैसे कि पहला यानी कि संकट या पहला आपातकालीन क्या होता है, यदि कोई दूसरा देश क्या कर दे, यानी कि अपने देश पर क्या कर दे, आक्रमण कर दे, यानी कि बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लग सकता है। दूसरा क्या है, यानी कि या फिर क्या कर दे, कोई सशस्त्र विद्रोह कर दे, सशस्त्र विद्रोह कर दे भाई। ठीक है, विद्रोह कर दे भाई। ठीक है, विद्रोह कर दे। सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या है, गृह युद्ध शुरू हो जाए, तो उस केस में भी राष्ट्रपति क्या लगा सकता है, आपातकाल लगा सकता है भाई। और जो ये आपातकाल है, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह का आपातकालीन संबंधी जो जानकारी है हमें अनुच्छेद किस में मिलती है, अनुच्छेद 352 में मिलती है भाई। कई बार ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, युद्ध की स्थिति में या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जब राष्ट्रपति आपातकालीन लगाता है तो उसकी जानकारी या फिर उसकी जो यानी कि विश्लेषण है हमें किस अनुच्छेद से मिलता है, अनुच्छेद 352 के तहत, यानी कि राष्ट्रपति क्या लगाता है, आपातकालीन लगा जाता है, या फिर उसकी जानकारी में अनुच्छेद 352 में मिलती है। और दूसरी की स्थिति क्या होती है, जब राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है, संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाए। मतलब क्या है, यदि किसी वजह से किसी राज्य में क्या संवैधानिक तंत्र यानी कि वहां की सरकार डगमगा जाए और उस वजह से वो क्या है, संविधान को पालन ना कर सके या कानून का पालन ना कर सके, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वहां पे इमरजेंसी लगा कर राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। और इसका जानकारी हमें अनुच्छेद 356 से मिलती है। किस में मिलती है, अनुच्छेद 356 से मिलती है भाई। यानी कि जो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और तीसरा आपातकालीन क्या होता है, वित्तीय आपातकालीन, यानी कि वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का क्या है, यदि किसी वजह से जो भारत की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डगमगा जाए और भारत में क्या आ जाए, यानी कि बिल्कुल ही मंदी आ जाए, या फिर कह लो बिल्कुल ही सब कुछ चौपट हो जाए, यानी कि वित्तीय संकट पैदा हो जाए देश पे, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति क्या लगा सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है या फिर आपातकालीन लगा सकता है। और इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 360 में मिलती है भाई। किस में मिलती है, अनुच्छेद 360 में मिलती है भाई। ठीक है ना। और जो वित्तीय आपातकालीन है ये हमें किस देश के संविधान से लिया है, यानी कि ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड के संविधान से, भारत के संविधान में लिया गया है भाई। ठीक है ना। तो ये था भाई राष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।